हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज मैं सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए डिप्लोमा HI, VI, IDD और मल्टीपल डिसेबिलिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके कॉमन पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़ यानी कि विकलांगता का परिचय यूनिट फर्स्ट जो हम कर रहे हैं उसमें से आज हम लोगों ने 1.4 करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 1.1 से लेकर के 1.3 तक ऑलरेडी कर लिया है। 1.4 में हमारा टॉपिक रहेगा एन ओवरव्यू ऑफ कॉजेज, प्रिवेंशन, प्रेवलेंस एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ डिसेबिलिटी नेशनल एंड ग्लोबल। यानी कि आज की क्लास में हम लोग विकलांगता के कारणों, रोकथाम, व्यापकता और जनसांख्यिकीय प्रोफाइल का अवलोकन राष्ट्रीय और वैश्विक। कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, सबसे पहले हम लोग अक्षमता या विकलांगता के कारणों को जानेंगे। कॉजेज का मतलब होता है कारण, और किसके? विकलांगता के। विकलांगता या हम लोग दिव्यांगता बोलते हैं, विकलांगता के कारण। ये आगे हिंदी में आपको पूरा दिया भी हुआ है। सबसे पहला तो हमारा प्रीनेटल कॉज आता है, जैसे आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, जन्म से पहले के, जब गर्भावस्था के दौरान के कारण होते हैं, जन्म के पहले के कारण। एंड पेरिनेटल और नेटल कारण होते हैं जो कि जन्म के दौरान के कारण रहते हैं। एंड पोस्ट नेटल कारण होता है जन्म के बाद के कारण, जैसे बच्चे का बर्थ हो गया उसके बाद के कारण। प्रीनेटल कॉज जो सबसे पहले आ रहा है, यानी जन्म के पहले का, गर्भधारण माने किया नहीं है उस समय का, या गर्भधारण किया है उस समय तक का हम वक्त ले सकते हैं। सबसे पहले आता है एज ऑफ मदर। एज ऑफ मदर है कि अगर माँ की उम्र 20 वर्ष से कम की हो, या फिर 30 वर्ष से अधिक है, तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है कि अधिक की हो, क्योंकि उस टाइम पे अगर 20 वर्ष से कम की अगर माँ की एज होती है तो इतना परिपक्व नहीं होता है शरीर कि माँ बच्चे को बर्थ दे सके। और 30 और 35 वर्ष से अधिक की अगर माँ कंसीव करती है बच्चे को, तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा गैप होने की वजह से भी। एंड इसके बाद में नेक्स्ट है मल्टीपल मिसकैरेज या फिर एबॉर्शन। बहुत सारे पेरेंट्स हैं या मदर्स ऐसे करते हैं कि गर्भपात करवा देती है कि एक या एक से अधिक एबॉर्शन करा देती है, बच्चे को वो जन्म देना चाहते हैं। तो अगर पहले बच्चे को दोबारा से कंसीव करने से पहले अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा गर्भपात कराए हैं तो वो भी एक कारण बन जाता है। एंड इनटेक ऑफ ड्रग्स, एल्कोहल। इनटेक ऑफ ड्रग्स, अब जैसे ड्रग और शराब का सेवन करना, यदि माँ जन्म देने से पहले बच्चे को या फिर गर्भधारण करने से पहले बच्चे के, तो उस टाइम पे ड्रग्स या अल्कोहल का यूज़ करती है, सेवन करती है, तो वो भी कारण बन जाता है कहीं ना कहीं बच्चे के दिव्यांग होने का। ओवर मेडिकेशंस, ओवर एक्सपोज टू एक्सरेज। अब दवाओं का अधिक सेवन, एक तो होता है विदाउट डॉक्टर कंसल्टेंसी के अगर आप मेडिसिन का यूज़ करते हैं और बहुत अधिक दवाओं का सेवन करते हैं, जब भी बच्चा आपने कंसीव किया हो तो दैट टाइम हमें ध्यान रखना है कि विदाउट डॉक्टर कंसल्टेंसी के कोई भी मेडिसिन को नहीं लेना होता, दवाई नहीं लेने होते हैं। और एक्सरे के संपर्क में भी नहीं आना होता है, जैसे जब ज़रूरत होती है, जैसे 2 या 3 बारी अगर एक्सरे की ज़रूरत रहती है, 2 to 3 टाइम, तो इससे अधिक अगर एक्सरे करवाते हैं तो जो एक्सरे जो रेडिएशन होती है वो बच्चे के लिए सही नहीं होती है, उसकी ग्रोथ के लिए वो रिटार्ड करती है। रिटार्ड मतलब कि बच्चे की ग्रोथ को रोकती है, तो जो कि कारण बन जाता है दिव्यांगता का। तो जब भी माँ ने बच्चा कंसीव किया है तो दैट टाइम एक्सरे भी अधिक से अधिक करवाने से बचना चाहिए। एंड इसके बाद में नेक्स्ट है अनहेल्दी और लेस न्यूट्रिशियस डाइट। अब इसमें क्या है कि कम पौष्टिक आहार को लेना, या जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बार बार उसी तरह का डाइट को ले रही है और जो हेल्दी खाना है उसको नहीं ले रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है, एक कारण बन जाता है बच्चे के दिव्यांग होने का। इसी में अनहेल्दी और लेस न्यूट्रिशियस डाइट का हम लोग बात करते हैं, इसी में हम लोग माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं कि
माल न्यूट्रिशन, पोषक आहार की कमी को कहते हैं। एंड इसके बाद में है डिजीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान रोग। यदि बच्चे को गर्भावस्था के दौरान ही किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया हो या रोग बीमारी हो गई है तो वो भी दिव्यांगता का कारण बनते हैं। एंड 7th पॉइंट है क्रोमोसोमल। अब क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी हम बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी, क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी या फिर गुणसूत्र संबंधी भी कहीं ना कहीं विकृति पाई जाती है। जैसे कि नॉर्मल हम लोग अगर देखते हैं ह्यूमन बॉडी में तो कितने हमारे क्रोमोसोम रहते हैं, 46 का रहते हैं, 23 इन पेयर। जोड़े में अगर हम बात करते हैं तो 23 जोड़े हैं और 46 हम लोग कह सकते हैं कि टोटल क्रोमोसोम रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग दिव्यांग बच्चों में हो सकता है कि किसी में क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी की 47 क्रोमोसोम पाए गए हैं। जैसे अगर 21 पेयर में एक एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसमें क्या होता है, ट्राइजोमी हम लोग कह सकते हैं कि क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी कहते हैं ट्राइजोमी, तो वो डाउन सिंड्रोम होने की कंडीशन कहीं ना कहीं रहती है। स्ट्रेस है, अब तनाव है, यदि माँ प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, तनावपूर्ण स्थिति में रहती है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो तो वो भी एक कारण बनता है कि बच्चा दिव्यांग हो सकता है। जेनेटिक, आनुवंशिक, जिसको हम लोग कहते हैं हेरिडिटी, आनुवंशिक जैसे हम लोग सिंपल सी चीज़ें कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, कहीं ना कहीं हमें विरासत में कुछ कहीं विशेषताएं रहती हैं कि जैसे जो पेरेंट्स से आगे भी बच्चों में वो क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। तो अगर जैसे फैमिली में दादा को सपोज़ कीजिए कि अगर दादा या बुआ कोई भी ब्लड रिलेशन में हो सकता है कि कोई पहले दिव्यांग रह चुका है तो वो आगे भी ट्रांसफ़र होने की कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि चांसेस फुल रहते हैं। एंड नेक्स्ट कॉजेज़ में हमारा सेकंड जो है वो है पेरिनेटल, जैसे मैंने बोला जन्म के समय से संबंधित कारण। अब इसमें फर्स्ट वन क्या आ रहा है हमारा, बर्थ ट्रॉमा, जन्म आपत्ति हम लोग कहते हैं, जिसमें डिफ़िकल्ट लेबर पेन। डिफ़िकल्ट लेबर पेन को हम लोग इंग्लिश में ही कहते हैं, जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं, प्रोलॉन्ग्ड लेबर पेन। प्रोलॉन्ग्ड होता है कि लेबर पेन, डिफ़िकल्ट हम लोग कहते हैं कि कठिन प्रसव पीड़ा। तो कठिन प्रसव पीड़ा कैसे होगी, जो प्रोलॉन्ग्ड यानी लंबे समय तक कहीं भी अगर मदर को लेबर पेन होता है। अब लंबे समय हमारा कितना आता है, मोर देन 24 आवर्स, अगर 24 घंटे से भी अधिक माँ को अगर दर्द होते हैं या फिर माँ को लेबर पेन होता है तो कहीं ना कहीं क्या है, बच्चा हम लोग कह सकते हैं कि दिव्यांग होने के चांसेस रहते हैं। एक्सेसिव फोर्स ड्यूरिंग डिलीवरी, वो भी कहीं ना कहीं क्या कारण बन जाता है। उस टाइम क्या होता है कि हो सकता है कि बच्चे को सांस लेने में कठिनाई हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द बेबी ब्रेन, अब लैक ऑफ ऑक्सीजन हम लोग कह सकते हैं डिले ऑक्सीजन सप्लाई का है। बच्चे का बर्थ होता है तो उस टाइम पे माना जाता है कि विदिन 5 मिनट्स बच्चा रोना बहुत ज़रूरी होता है। 5 मिनट के भीतर क्या है, बच्चा रोना चाहिए। क्यों रोना चाहिए, क्योंकि अगर उस टाइम पे बच्चा नहीं रोता है तो बच्चे के ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अगर बच्चा उस टाइम पे नहीं रोएगा तो इट मीन्स बच्चे में कोई ना कोई सीवियरिटी और बच्चा डिसेबल हो सकता है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा प्रीमेच्योर बर्थ। प्रीमेच्योर बर्थ है कि बेबी इज़ बॉर्न प्रीमेच्योरली एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपमेंटल डिलेज और डिसेबिलिटीज़, यानी समय से पहले पैदा होने वाले शिशुओं के क्या होता है, विकास में देरी या विकलांगता का खतरा अधिक हो जाता है। अब ये जो प्रीमेच्योर बर्थ है वो कितना है, कई बार ऐसे होता है कि बच्चे का बर्थ 7 मंथ में या फिर 8 मंथ में हो जाता है, तो उस टाइम पे पूरा कहीं ना कहीं क्या बच्चा मेच्योर नहीं होता है, पूर्ण रूप से उसका क्या हम लोग कह सकते हैं डेवलपमेंट नहीं हुई होती है, तो उसकी वजह से भी बच्चा दिव्यांग हो जाता है।
एंड इन्फेक्शन हम लोग कहते हैं संक्रमण, इन्फेक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ सच एज मेनिंजाइटिस और एनसेफेलाइटिस, यानी प्रसव के दौरान मेनिंजाइटिस या फिर एनसेफेलाइटिस का अगर होता है बच्चे को, तो वो भी अगर इस तरह का कोई इन्फेक्शन होता है तो भी बच्चा क्या है, दिव्यांग हो सकता है। एंड थर्ड है हमारा पोस्ट नेटल कॉजेज, जन्म के बाद से संबंधित कारण। अब इसमें क्या जन्म के बाद का है, तो जैसे बच्चे का बर्थ हो गया, हो सकता है कि इलनेस या फिर इंजरी, रोग या किसी तरह की चोट बच्चे को लग जाती है, तो वो भी क्या उसका कारण बच्चा दिव्यांग हो सकता है। जैसे सीरियस इलनेस, बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, बच्चे का बर्थ हुआ और बच्चा हो सकता है कि उसको निमोनिया हो गया, जॉन्डिस हम लोग कहते हैं, या फिर बच्चे को बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो गया, बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, या इंजरीज आफ्टर बर्थ। हो सकता है कि बच्चे को जब बर्थ हुआ बच्चे का, तो जब उसको लेके जा रहे थे दूसरे रूम में, तो कहीं सिर पे चोट लग गई, तो उस वजह से क्या है, बच्चा दिव्यांग हो सकता है। एंड लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, इनएडिक्वेट मेडिकल केयर, डिलेड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यानी हम लोग इसमें कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में कमी, यानी कि जहाँ पर भी बच्चे का डिलीवरी करवाई जा रही है वहाँ पर अगर प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे अपर्याप्त चिकित्सा देखभाल में आता है हमारे कि डॉक्टर की टीम प्रॉपर नहीं है, आपके पास में ट्रेंड डॉक्टर्स नहीं हैं, स्टाफ नहीं हैं, जो भी पेशेंट है या जो बच्चे की टेक केयर कर सके, तो वो भी कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि कारण बन जाता है। जैसे कई बार उपचार में देरी हो जाती है, कई घर में ही बच्चे के डिलीवरी कराते हैं जैसे दाई वगैरह के हाथों से, तो कई बार प्रॉपर हम लोग कह सकते हैं कि फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से, तो प्रॉपर टाइम पे जो मदर को या बच्चे को प्रॉपर जब ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो वो कारण बन जाता है दिव्यांगता का। अब इसके बाद में नेक्स्ट है एक्सीडेंट्स और ट्रॉमा, यानी दुर्घटना या चोट, फिजिकल इंजरी या एक्सीडेंट है, हेड इंजरी है, फिजिकल इंजरी जैसे कि सिर में चोट लग जाना, स्पाइनल कॉर्ड में हम बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाना, दुर्घटनाएं, तो वो सारे कारण बन जाते हैं दिव्यांगता के। एंड इसके बाद में नेक्स्ट है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, विकासात्मक विकार, सर्टन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स सच एज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कुछ जैसे हम लोग कहते हैं विकासात्मक विकार, जैसे ऑटिज्म अगर बच्चे को हो जाता है तो क्या है, दिव्यांगता। अब इसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, विकलांगता की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बताऊंगी कि जो आप कारण लिख रहे हैं, अगर उन कारणों को हम लोग अच्छे से जानते हैं और उनको टाइम से, जैसे हमने बोला कि विदाउट कंसल्टेंसी के डॉक्टर के दवाइयों का सेवन नहीं करना है, तो वही आपका प्रिवेंशन में आ जाता है। या हम लोग जितने भी कारण हैं उन्हीं को अगर रोकथाम कर लेते हैं होने से, तो कहीं ना कहीं हम क्या दिव्यांगता की या विकलांगता की रोकथाम कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट इज़ प्रिवेंशन। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि प्रिवेंशन होता क्या है। प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी रेफर्स टू द एफर्ट्स एंड स्ट्रैटेजीज इम्प्लांटेड टू रिड्यूस द अकरेंस और इम्पैक्ट ऑफ डिसेबिलिटीज़ इन इंडिविजुअल्स, यानी कि विकलांगता है, विकलांगता की रोकथाम व्यक्तियों में विकलांगता की घटना या प्रभाव को कम करने के लिए लागू किए गए प्रयास या फिर रणनीतियों को क्या करती है, संदर्भित करती है, रेफर करती है। मतलब क्या है कि जो प्रिवेंशन है, रोकथाम है, वो कहा जाता है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी इलाज से अगर हम लोग रोकथाम करते हैं दैट विल बी मच बेटर, कि इसके माध्यम से क्या है कि प्रिवेंशन अगर हम करते हैं तो जो भी विकलांगता का प्रभाव है या घटना, जो भी विकलांगता है उसको कम होने से हम लोग रोक सकते हैं। एंड इट इन्वॉल्व्स टेकिंग प्रोएक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट the onset of disabilities or minimize their progression, thereby promoting overall health, well-being and functional abilities। इसमें विकलांगता की शुरुआत को रोकने या उनकी प्रगति को कम करने के लिए सक्रिय उपाय करना शामिल है, जिसमें समग्र स्वास्थ्य कल्याण और कार्यात्मक क्षमता को भी बढ़ावा मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट है जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि सामान्य उपाय क्या क्या हो सकते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। मैरिजेस बिटवीन क्लोज ब्लड रिलेशन सच एज अंकल, नीस
एंड फर्स्ट कज़न शुड बी अवॉइडेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स। जैसे कि हमने जेनेटिक पढ़ा था, उसमें क्या बोला गया है कि जैसे ट्रांसफ़र होता है एक परिवार से, हम लोग कह सकते हैं कि पेरेंट्स से उनके जो बच्चे होते हैं उनको भी ट्रांसफ़र होता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या, वंशानुगत जो विकार है उसको रोकथाम के लिए हमें क्या है, जो चाचा, जैसे हम फैमिली में ब्लड रिलेशन में शादी करा देते हैं, चाचा भतीजे या चाचा के बच्चे हैं, उनके आपस में अगर रक्त संबंधों के बीच में विवाह करवा देते हैं, उसको रोकना चाहिए। इस वो सबसे मेजर कारण बन जाता है डिसेबिलिटी का। एंड अवॉइड प्रेगनेंसी बिफोर द एज ऑफ 18 एंड आफ्टर द एज ऑफ 35। जैसे कि 18 वर्ष से पहले और 35 वर्ष से बाद के गर्भ धारण करने से क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। उससे पहले हम कह सकते हैं कि बच्चे के गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। कंसल्ट डॉक्टर बिफोर प्लानिंग द प्रेगनेंसी। जब भी गर्भावस्था के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी रहता है। इफ़ यू हैड डिफ़िकल्टी टू कंसीविंग और हैव और सीरीज ऑफ मिसकैरेजेस, यदि आपको गर्भ धारण करने में कोई कठिनाई हुई है या फिर पिछली गर्भावस्था में पहले अगर कहीं आपने अबॉर्शन कराया है या फिर मिसकैरेजेस हुए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है, डिफ़िकल्टी हो जाती है, उसकी वजह से भी हम लोग कह सकते हैं प्रेगनेंसी में, तो वो भी हमें डॉक्टर से पहले ही कंसल्ट करना चाहिए। एंड नेक्स्ट है ट्विंस डिलीवरी ऑपरेशंस। तो इसके बाद सिजेरियन एंड सीवियर ब्लीडिंग इन प्रीवियस प्रेगनेंसी। अब जैसे जुड़वा प्रसव ऑपरेशन या सिजेरियन या गंभीर हम स्राव की एक श्रृंखला है, तो उसमें भी हमें क्या डॉक्टर से पहले ही कंसल्ट करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए चीज़ों का। इफ़ यू हैव डायबिटीज़, यदि डायबिटीज़ पेशेंट है तो उस स्थिति में भी कहीं ना कहीं क्या है, दिव्यांगता होने के चांसेस होते हैं, तो उसका भी हमें पहले ही ध्यान रखना है कि जब हम लोग कंसीव करते भी हैं तो टाइम टू टाइम डॉक्टर से कंसल्ट करें। प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राथमिक रोकथाम क्या क्या रहेगी इसमें। प्राइमरी प्रिवेंशन एम्स टू प्रिवेंट डिसेबिलिटीज फ्रॉम अकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस बाय एड्रेसिंग द अंडरलाइंग कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। यानी प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य क्या रहता है, जो भी अंतर्निहित मतलब जो भी कारण होते हैं जोखिम कारकों को संबोधित करके विकलांगता के पहले ही स्थान पर फर्स्ट स्टेज पे ही उसको रोकने का कारण बनता है। प्राथमिक जो रोकथाम रहती है, यानी अर्ली स्टेज पे ही हम जब रोक देते हैं तो उसको बढ़ने से वो रोक देती है विकलांगता को। इट फोकसेस ऑन प्रोमोटिंग ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग सच एज थ्रू वैक्सीनेशंस, हेल्थ एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल इंटरवेंशन। यह समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने पर फोकस करती है, केंद्रित है, जैसे कि टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन शैली के हस्तक्षेप के माध्यम से। यानी कि वैक्सीनेशन या फिर हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा और लाइफस्टाइल, हम लोग कह सकते हैं जीवन शैली के हस्तक्षेप के माध्यम से क्या है, समग्र मतलब कि ओवरऑल जो हम लोग कहते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट करने पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। एंड नेक्स्ट है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल इंक्लूड इम्यूनाइजेशन to prevent infectious diseases, promoting safe and healthy pregnancies, and implementing workplace safety measures। उदाहरणों में संक्रामक रोगों को रोकने के लिए टीकाकरण, सुरक्षित और स्वास्थ्य गर्भधारण को बढ़ावा देने और कार्यस्थल सुरक्षा उपायों को लागू करना इसमें शामिल रहता है। अब फर्स्ट हमने जो प्राइमरी हमने प्रिवेंशन पढ़ा है, अब इसके बाद में सेकेंडरी प्रिवेंशन हम लोग कहते हैं माध्यमिक रोकथाम। इसमें फर्स्ट क्या बोला गया है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन एम्स टू डिटेक्ट एंड ट्रीट डिसेबिलिटीज एट एन अर्ली स्टेज टू मिनिमाइज देयर इम्पैक्ट एंड प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। माध्यमिक रोकथाम का उद्देश्य प्रारंभिक चरण में विकलांगों का पता लगाना कि क्या दिव्यांगता है, उसका इलाज करना ताकि उसके जो भी इम्पैक्ट है, प्रभाव है, उसको कम किया जा सके और जो आगे भी जो कॉम्प्लिकेशंस रहती है, जटिलताएं रहती है या कठिनाइयाँ रहती है, उसको रोका जाए। इट इन्वॉल्व्स अर्ली डिटेक्शन थ्रू स्क्रीनिंग, रेगुलर चेकअप्स एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें क्या है, जैसे कि स्क्रीनिंग है, जब भी गर्भ धारण होता है तो स्क्रीनिंग कराते हैं जिसमें हमारा अपगार अंक आता है, नियमित जांचें होती है और
नैदानिक परीक्षणों में हम लोग कहते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होते हैं, जो कि परीक्षणों के माध्यम में ही जो शुरुआती लक्षण होते हैं उसको पहचानते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग फॉर चिल्ड्रन, विजन एंड हियरिंग टेस्ट एंड कैंसर स्क्रीनिंग फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन। उदाहरणों में बच्चों के विकासात्मक स्क्रीनिंग, दृष्टि और श्रवण परीक्षण और प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप के लिए जैसे कैंसर स्क्रीनिंग इत्यादि क्या है, शामिल है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग में है कि विजन बच्चे का देखने की क्षमता सही है, सुनने की क्षमता सही है, या जो भी हम लोग प्रारंभिक पहचान करने के कहते हैं, तो वो सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं स्क्रीनिंग से पता लगता है। एंड थर्ड इज टर्शरी प्रिवेंशन, तृतीयक रोकथाम। टर्शरी प्रिवेंशन फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटीज एंड प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस फॉर फर्दर डिटेरियोरेशन। तृतीयक हम लोग रोकथाम में अगर बात करते हैं तो मौजूदा जो मतलब दिव्यांगता हो गई है उसके प्रभाव को कम करने के लिए और कॉम्प्लिकेशन या जटिलताओं को या रोकने पर क्या करता है, ये फोकस करता है। एंड सेकंड हम लोग देखते हैं कि इट इन्वॉल्व्स providing rehabilitation services, support and intervention to improve functioning and quality of life। इसमें कामकाज और जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए क्या होता है, इसमें पुनर्वास सेवाओं, सहायता और हस्तक्षेप प्रदान करने का क्या होता है, शामिल रहता है। एग्जाम्पल इसमें हमारा क्या आ रहा है, एग्जाम्पल इंक्लूड्स फिजिकल थेरेपी एंड मोबिलिटी इम्पेयरमेंट, vocational training for individuals with disabilities and assistive technology to enhance independence। उदाहरणों में हमारा क्या शामिल हो रहा है, इसमें गतिशीलता हानि के लिए भौतिक चिकित्सा और विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और इंडिपेंडेंट बनाने की स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए क्या है कि सहायक प्रौद्योगिकी मतलब कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करना इसमें क्या होता है, शामिल होता है। इसमें डायमेंशंस ऑफ डिसेबिलिटीज़ इन इंडिया। प्रिविलेंस ऑफ डिसेबिलिटी, विकलांगता की व्यापकता, मतलब कि अब हम इसमें जो द प्रिविलेंस ऑफ डिसेबिलिटी वेरीज अक्रॉस कंट्रीज एंड रीजन्स इन इंडिया एंड ग्लोबली। अब विकलांगता की जो व्यापकता है ये कहाँ तक हम लोग कह सकते हैं कि किन किन देशों में या किन किन क्षेत्रों में जो हम लोग बात करते हैं कि किस दर की है, कि दिव्यांगता ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में जो जिस लेवल जितना हम लोग कह सकते हैं परसेंट के डिसेबल्ड है दूसरी कंट्री में भी सेम ही रहेगा, तो कहीं ना कहीं वेरी करता है। भारत में अलग है स्थिति और विश्व स्तर पर अगर हम लोग देखते हैं तो अलग है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, मोर देन 1 बिलियन पीपल और अराउंड 15% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन लिव विद सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी। यानी विश्व अगर हम लोग स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार देखते हैं तो 1 अरब से अधिक लोग या फिर वैश्विक आबादी या का लगभग 15%, अगर हम लोग होल अगर पूरे वर्ल्ड की अगर हम लोग पॉपुलेशन देखते हैं उसका 15% किसी ना किसी रूप में विकलांगता के रूप में रहता है या विकलांगता के साथ रहता है। अब नेक्स्ट क्या बोला गया कि इन इंडिया द सेंसस, ये आप लोगों को क्वेश्चन आता भी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिविलेंस ऑफ डिसेबिलिटी आपको क्वेश्चन आता है। इन इंडिया द सेंसस 2011 रिपोर्टेड दैट ओवर 26 मिलियन पीपल हैव डिसेबिलिटीज अकाउंटिंग फॉर 2.21% ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि भारत में 2011 की जनगणना ने क्या बताया कि 26 मिलियन से अधिक के लोग क्या है विकलांग है, जो कि जनसंख्या है जो टोटल पॉपुलेशन का कितना है 2.21% है। एंड नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है कि द प्रिविलेंस ऑफ डिसेबिलिटी इज हायर अमंग ओल्डर एडल्ट्स, विमेन एंड मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन। जो विकलांगता की व्यापकता पुराने वयस्कों में, ओल्ड जैसे हम ओल्डर एडल्ट्स हैं उनमें, और महिलाओं और हाशिए की आबादी के बीच के हैं। अब प्रिविलेंस ऑफ डिसेबिलिटी की बात की है तो प्रिविलेंस हम लोग क्या कहते हैं, प्रिविलेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिसेबिलिटी या स्पेसिफिक कंडीशन। तो जो विकलांगता या विशिष्ट स्थिति वाले लोगों की संख्या है अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर आप लोगों को प्रिविलेंस का फॉर्मूला भी अगर पूछा जाता है तो कैसे लिखना है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डिसेबिलिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इनटू 100। अब इसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट,
हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, इंश्योरेंस यूज प्रेवलेंस एस्टिमेट्स। जो महामारी विज्ञानी होते हैं, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता होते हैं, या सरकारी एजेंसियां, बीमाकर्ता, ये सब क्या करते हैं, जो प्रिविलेंस है, व्यापकता की, डिसेबिलिटी की व्यापकता कितने हैं उसके अनुमानों को लगाते हैं, क्योंकि ये सारे क्या करते हैं, आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ डिसेबिलिटी, विकलांगता की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल, ये कंप्लीट यूनिट हो गया आप लोगों की। तो डिसेबिलिटी इज अ सिग्निफिकेंट इशू इन इंडिया अफेक्टिंग अ कंसिडरेबल portion of the population. Here are some key points about the demographic profile of the disability in India. यानी कि विकलांगता भारत में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करता है। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो दिव्यांग जन हैं उनको इग्नोर करें या नेग्लेक्ट करें। तो भारत में विकलांगता की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल के बारे में कुछ बिंदु इसमें दिए गए हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है कि प्रिवेलेंस। अब क्यों ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 there are over 26.8 million people have disabilities in the country, accounting for about 2.21% of total population. भारत की जनगणना अगर 2011 के अनुसार देखें तो देश में 26.8 मिलियन से अधिक लोग विकलांग है, जो कि हमारी कुल पॉपुलेशन है देश की, उसके कितना है 2.21% के। अब एज एंड जेंडर, आयु और हम लोग लिंग की बात करते हैं। डिसेबिलिटी इज प्रिवेलेंट अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप एंड जेंडर्स। जो हमारे डिसेबिलिटी की बात करते हैं वो क्या अलग अलग समूहों में और लिंगों में प्रचलित है। ऐसा नहीं है कि सेम तरह के जो जेंडर है लड़के में ही हैं या फिर एक ही ग्रुप के जो लोग हैं उनमें हैं। तो ये डिफरेंट हम लोग कह सकते हैं कि एज ग्रुप्स में या फिर जेंडर्स में ये अकर हो जाती है। हाउएवर इट इज़ मोर कॉमन अमंग मेल्स दैन फीमेल्स। इसमें क्या है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ये और अधिक मात्रा में हम लोग कह सकते हैं कि आम तौर पर पाई जाती हैं। द डिसेबिलिटी रेट फॉर द मेल्स इज़ 2.39% कंपेयर टू 2.02%। अगर ये जो हम लोग बात कर रहे हैं आंकड़ों की, तो ये कब के हैं, 2011 के, और अब हम लोग 2024 में हैं, तो अब के डिफरेंट हैं। अब और ज़्यादा दिव्यांगजन हैं और ज़्यादा कहीं ना कहीं अवेयरनेस हुई है, तो आंकड़े भी क्या हैं, बढ़े हुए भी हैं। तो पुरुषों के लिए विकलांगता दर महिलाओं के लिए कितने हैं, 2.02% की तुलना में कितनी है, 2 पॉइंट से लेकर के 39% की है। बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी, जैसे आप लोग देख भी रहे हैं कि सेंसस जो आपके डिसेबिलिटी कब के ये पॉपुलेशन हैं, ये सेंसस आपके 2021 के हैं, जिसमें ये पूरा सर्कल में दिया हुआ कि कितना परसेंट है। जैसे इन सिंग है तो ब्लू कलर का है, 19% का है। हियरिंग का है, श्रवण बाधित है, या स्पीच का है तो येलो का है, 7% है। इन मूवमेंट, जिनको चलने फिरने में दिक्कत आती है, और ये सबका परसेंटेज दिया हुआ है इसमें कि कितना परसेंट जो है लोग अफेक्टेड हैं। तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैंने इसको जूम करा है, आप लोग ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट भी। अब इसमें नेक्स्ट है थर्ड में कि एजुकेशनल अटेनमेंट। द लिटरेसी रेट अमंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इज़ लोअर दैन जनरल पॉपुलेशन। कि अगर हम लोग सामान्य लोगों के इसमें देखते हैं तो जो कंपैरेटिवली जो दिव्यांगजन है उनका जो रेट है वो कम है। जो साक्षरता का दर है वो बहुत ही कम है। और इसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इज 44.74% कंपेयर टू 74.04%। अब जो जनरल पॉपुलेशन है, सामान्य लोग हैं जिनको किसी प्रकार की दिव्यांगता नहीं है, उनका कितना है 74.04% है, और जो डिसेबल हैं उनका कितना है 54। तो अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग 20% का पूरा कहीं ना कहीं क्या डिफरेंस आ रहा है। एंड रेगुलर अर्बन डिवाइड, अब इसमें क्या बोला गया है ग्रामीण शहरी विभाजन में कि डिसेबिलिटी इज मोर प्रिविलेंट इन रूरल एरिया कंपेयर टू अर्बन एरियाज। द डिसेबिलिटी रेट इन रूरल एरियाज इज 2.32
30% कंपेयर टू 1.87 इन अर्बन एरियाज़। यानी शहरी क्षेत्रों की तुलना में अगर ग्रामीण क्षेत्रों को अगर हम देखते हैं तो विकलांगता अधिक ज़्यादा प्रचलित है ग्रामीण, क्योंकि जो शहरी लोग हैं वो तो ज़्यादा अवेयर रहते हैं, लेकिन जो हम लोग ग्रामीण एरिया के तो वेल एजुकेटेड, या हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनको फैसिलिटीज़ के अभाव में वो दिव्यांगता का ज़्यादा ये रहता है, उनको अवेयरनेस नहीं रहती है। तो जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तो कहीं ना कहीं रेशो होता है वो भी ज़्यादा रहता है इन ग्रामीण एरिया। विकलांगता दर कितनी है अगर ग्रामीण क्षेत्र में 2.30% और शहरी क्षेत्र में यही कितनी है 1.87% है। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, द सेंसस कैटेगरीज डिसेबिलिटीज़ इनटू 6 मेजर्स टाइप्स, 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया सेंसस के अकॉर्डिंग। वैसे अगर हम लोग 1995 के अकॉर्डिंग देखें पहले के, तो उसमें कितने डिसेबिलिटीज़ थी 7, और अब कितनी हो गई है RPWD की एक्ट के अकॉर्डिंग 2016 का है, तो अब 21 टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ इन्वॉल्व हुई है। और अगर 95 के अकॉर्डिंग PWD 95 के अकॉर्डिंग देखें तो 7 डिसेबिलिटीज थी, लेकिन सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी बताई गई है इन्होंने कि 6 टाइप्स के, जिसमें फर्स्ट वन क्या है सीइंग डिसेबिलिटी। द मोस्ट कॉमन डिसेबिलिटी अफेक्टिंग अबाउट 20% विद डिसेबिलिटीज, दृष्टिबाधित। अगर 2011 के आंकड़ों को देखते हैं तो लगभग 20% क्या है विकलांगजन हैं जो कि प्रभावित है डिसेबिलिटीज से। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं बेस्ड ऑन एज के अकॉर्डिंग भी ये सेंसस का पूरा ग्राफ दिया हुआ है, जिसका आप लोग देख सकते हैं। एजुकेशनल स्टेटस ऑफ डिसेबल्ड, तो इसमें पूरा स्टडी किया हुआ है कि कितना एजुकेशनल स्टेटस क्या था दिव्यांगजनों का। अब सेकंड जो डिसेबिलिटी अफेक्टिंग अराउंड 18% पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, 18% व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं। मूवमेंट डिसेबिलिटी, मूवमेंट चलने फिरने संबंधी विकलांगता कितनी है 17% लोग जो हैं 2011 में प्रभावित थे विद मूवमेंट डिसेबिलिटी। स्पीच डिसेबिलिटी तो 7% डिसेबल लोग थे। एंड मेंटल डिसेबिलिटी अफेक्टिंग अराउंड 5% ऑफ डिसेबिलिटीज़, यानी कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार क्या बोला गया है कि 5% लोग जो हैं वो बौद्धिक कहीं ना कहीं अक्षम थे। एंड इसके अलावा जो हमारा है मेंटल डिसेबिलिटी अफेक्टिंग अराउंड 5% ऑफ डिसेबिलिटीज़, 5% को प्रभावित करता है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ अफेक्टिंग अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि क्या है 33% लोगों को जो है अफेक्ट किया है। ये हमारा 1.4 का टॉपिक था। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी भी आ रही थी कि मैम हमारा कब तक हम लोगों को PDF प्रोवाइड किया जाएगा। तो बस अभी आपका 1.5 लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो जैसे कंप्लीट होता है देन मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको ज़रूर शेयर कर दूंगी पूरी PDF को, जो भी आपकी पूरी यूनिट की है। तो आप लोगों ने जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है चैनल को, तो वो टेलीग्राम चैनल को डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन नाम से मेरा YouTube चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल भी है। तो जिन्होंने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्द से जल्द जा कर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम चैनल भी डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन से हैं, तो इसको ज्वाइन कर लें। तो ये PDF भी और आपको बाकी नोट्स भी जितने ज़्यादा पॉसिबल होते हैं कि आपको नोट्स भी शेयर किए जाएंगे ऑन माई टेलीग्राम चैनल, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।